गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटे आज कल हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया था। आज अगला क्वेश्चन है, स्टेट द मेन आर्गुमेंट्स इन द डिबेट दैट ensued between industrialization and agricultural development at the time of second 5 year plan। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि विकास बनाम औद्योगिक विकास का विवाद चला था। औद्योगिक विकास के फेवर में कुछ आर्गुमेंट बताइए और उसके खिलाफ, ठीक है ना, कि कृषि का विकास किया जाए या उद्योगों का विकास किया जाए। उद्योगों का विकास किया जाए तो क्यों किया जाए, और उद्योगों का विकास ना किया जाए तो क्यों किया जाए। द सेकंड 5 ईयर प्लान स्ट्रेस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्रीज। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो मुख्य रूप से भारी उद्योगों के निर्माण पर केंद्रित थी। इंडियन प्लानर्स प्रोफेसर पीसी मानवोलिस was the real architect of the second plan और प्रोफेसर मानवोलिस दूसरी पंचवर्षीय योजना के मुख्य निर्माणकर्ता थे। He adopted a strategy which emphasized investment in heavy industry to achieve uh, industrialization which was assumed to be the basic condition for rapid इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उनका विश्वास था कि हमें उद्योगों के विकास पर या इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हैवी ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि हम औद्योगिकरण के उद्देश्य को प्राप्त कर सके, उससे उसकी बेसिक जरूरतें पूरी कर सके। और इससे क्या होगा, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तेज आर्थिक विकास होगा। तो ये आर्थिक विकास जो है वो तेजी से होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द डेवलप ऑफ हैवी इंडस्ट्री वाज सिनोनिमस विद इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी हैवी इंडस्ट्री का जो है विकास का समर्थन किया था, क्योंकि उससे क्या था, वो देश की मिनिमम जरूरतें जो है वो पूरी कर सकते थे। इन आगे ये इन फैक्ट देयर वाज ए बिग डिबेट वेदर मोर इम्पोर्टेंस शुड बी गिवन इन इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर। और इस बात को लेकर मुख्य विवाद था कि किसको ज्यादा महत्व दिया जाए, उद्योगों को या एग्रीकल्चर को, कृषि को। Many thought that the second plan lacked an agrarian strategy for development and emphasis on the industry caused agriculture and rural India to suffer। सेकंड 5 ईयर प्लान के जो कुछ विरोधी थे उनका विश्वास था कि उद्योगों के विकास से, जो उद्योगों पर सेकंड 5 ईयर ज्यादा फोकस कर रहा है, उससे क्या होगा, भारत का जो ग्रामीण भारत है वो अलग थलग पड़ जाएगा, उनका विकास नहीं होगा। और ज्यादातर पॉपुलेशन हमारी जो है वो गांव में रहती है। चौधरी चरण सिंह, एक कांग्रेस लीडर हु लेटर फाउंड भारतीय लोकदल। चौधरी चरण सिंह जो कांग्रेस के एक लीडर थे बाद में, जिन्होंने भारतीय लोकदल का निर्माण किया, फोर्सफुली articulated the case for keeping agriculture at the center of planning for India। तो उनका कहना था कि फोर्सफुली जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए और उसके ऊपर केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि देश का विकास, ग्रामीण विकास से देश का विकास होगा और हमारी प्लानिंग को विशेष रूप खास तौर से जो है वो सेंटर में उसके, अगर गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। He was of the view that planning was increasing the prosperity in urban and industrial sector at the cost of farmers and rural people। उनका कहना था कि जो ये प्लानिंग की गई है दूसरी पंचवर्षीय योजना, ये मुख्य रूप से शहरी लोगों के द्वारा शहरी और औद्योगिक विकास पर ज्यादा फोकस कर रही है। किसकी कीमत पर, फार्मर्स और रूरल पीपल, ग्रामीण लोगों को और किसानों की कीमत पर। उनको इग्नोर करके
शहरी लोगों और उद्योगों के विकास पर जो है ये केंद्रित किया गया है। However, the planners justified their strategy of rapid development through rapid industrialization। और जो उद्योगों के विकास के समर्थक थे उन्होंने ये बात कहकर, ये आर्गुमेंट देकर जस्टिफाई किया कि देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन कर कर ही हम देश को आगे ले जा सकते हैं, देश का विकास कर सकते हैं। उसके फेवर में उन्होंने जो आर्गुमेंट दिए वो है नंबर ए, द प्लानर्स फेल्ट दैट द कंट्री विद इट्स वास्ट नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज वाज आइडियली सिचुएटेड फॉर इंडस्ट्रीज। प्लानर्स का कहना था कि हमारे देश में बड़ी मात्रा में रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत है, एक आइडियल सिचुएशन है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। दूसरा, इंडियन एग्रीकल्चर वाज सफरिंग फ्रॉम हैवी पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। उनका कहना था कि जो भारतीय कृषि है वो ओवर पॉपुलेशन का हैवी बर्डन जो है वो उसके ऊपर है, ज्यादा लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। वन मेथड ऑफ रिड्यूसिंग दिस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड, और एक ही तरीका है पॉपुलेशन पर प्रेशर को कम करने के लिए, सॉरी, लैंड पर पॉपुलेशन के प्रेशर को कम करने के लिए, और वो है टू शिफ्ट द सरप्लस पॉपुलेशन टू इंडस्ट्रीज। सरप्लस जो ज्यादा पॉपुलेशन है उसको इंडस्ट्रीज में हम लगा सकते हैं, जिससे एग्रीकल्चर का जो ओवरबर्डन है उसको कम किया जा सकता है। तीसरा, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉट ओनली एग्रीकल्चर बट आल्सो फॉर ऑल अदर सेक्टर्स इन द कंट्री। तेजी से औद्योगिकरण करना एक जरूरी कंडीशन है किसी भी देश के विकास के लिए। केवल एग्रीकल्चर या किसी एक सेक्टर के विकास से विकास नहीं किया जा सकता, बल्कि सभी सेक्टर्स को का विकास करके ही हम देश का विकास कर सकते हैं। रैपिड इंक्रीज इन नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, देश की इनकम को बढ़ाने के लिए और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए पर कैपिटा इनकम वुड बी पॉसिबल ओनली थ्रू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये केवल औद्योगिकरण के द्वारा ही हम उसको तेजी से बढ़ा सकते हैं। तो बेटा ये था एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इंडियन पॉलिसी मेकर्स मेड ए मिस्टेक by emphasizing the role of state in the economy. India would have developed much better if private sector was allowed a free play right from the beginning. Give arguments for or against this proposition। कुछ जो हमारे अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका का पर जोर देकर भारतीय नीति निर्माताओं ने गलती की। इसका हिंदी में क्या कहेंगे इसको? अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका पर जोर देकर भारतीय नीति निर्माताओं ने गलती की। अगर शुरुआत से निजी क्षेत्र को खुली छूट दी जाती तो भारत का विकास कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से होता। इस विचार के पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए। There are two models of development। विकास के जब भारत स्वतंत्र हुआ दो मॉडल थे, एक कैपिटलिस्ट मॉडल और दूसरा लिबरल मॉडल या सोशलिस्ट मॉडल। बट इंडिया डिड नॉट एक्सेप्ट एनीवन, परंतु भारत ने किसी एक को नहीं अपनाया। वन ऑफ द टू मॉडल, दोनों में से किसी एक को भी नहीं अपनाया। इंडिया अडॉप्ट नाइदर कैपिटलिस्ट मॉडल और नॉर सोशलिस्ट मॉडल, ना भारत ने पूंजीवादी मॉडल को अपनाया और ना ही भारत ने उदारवादी सोशलिस्ट मॉडल को अपनाया। इंडिया अडॉप्ट मिक्स्ड इकोनॉमी, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इन इकोनॉमी पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर गो टुगेदर, इसमें निजी क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र दोनों ही साथ साथ जो है वो चले। लिबरल राइट्स एंड मैनी
criticisms of Indian economy are of the view that Indian policy makers made a mistake by emphasizing the role of state in the economy. कुछ जो उदारवाद के समर्थक थे उन्होंने भारत की इस नीति का विरोध किया कि भारत ने ये भारी नीति निर्माताओं ने बड़ी गलती की कि प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा महत्व नहीं दिया, जिससे देश की अर्थव्यवस्था का जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं हुआ. They are of view that India could have developed much better if private sector was allowed a free play right from the beginnings. उनका कहना था कि अगर भारत में प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा छूट दी जाती तो भारत का विकास ज्यादा तेज गति से होता. In spite of fact that India adopted a planned economy, भारत ने नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया. The speed of economic development was very slow. भारत का जो आर्थिक विकास था वो बड़ा धीरे धीरे हुआ. Rate of capital formation was 6%, whereas it is should have been 12%. और जो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन का जो प्रतिशत था वो 12% की जगह 6% था. Hence during the regime should have been 12%. Hence during the regime of Sri Rajiv Gandhi, important changes were made in the economic policy. जब पंडित राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव किए, पॉलिसियों में बड़े बदलाव किए. द पॉलिसी ऑफ लिबरेशन एंड प्राइवेटाइजेशन वाज अडॉप्ट एफर्ट्स वर मेड टू रिमूव रेस्ट्रिक्शंस टू द प्राइवेट सेक्टर. उन्होंने उदारवाद और प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी को अपनाया और जो प्राइवेट उद्योगों पर जो अनेक पाबंदियां लगी हुई थी उनको रिमूव किया, उनको हटाया, जो कमियां थी उनको दूर किया. ठीक है. लाइसेंस वर रिमूव्ड ऑन 94 मेडिसिन एंड 27 इंडस्ट्रीज वर आउट ऑफ द एमआरटीपी एक्ट. और जो लाइसेंस व्यवस्था थी उसको कुछ हद तक कम करने का प्रयास जो है वो किया गया. आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ प्राइवेट सेक्टर. फुल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. जो हमारे देश में संसाधन है वो जो बहुत मात्रा में पाए जाते हैं उनका सही तरीके से यूटिलाइज हो सकता था, प्रयोग हो सकता था. दूसरा, प्रोडक्शन विल इंक्रीज. प्राइवेट उद्योगों के आने से हमारा प्रोडक्शन कई गुना बढ़ सकता था जिससे हम एक्सपोर्ट करते और हमारी अर्थव्यवस्था ज्यादा तेज गति से जो है वो विकास करती. इंक्रीज इन एफिशिएंसी. प्राइवेट सेक्टर में मजदूरों की एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा होती है, वो ज्यादा घंटे काम करते हैं, ज्यादा क्वालिफाइड होते हैं, तो वो इसलिए जो एफिशिएंसी थी मजदूरों की, लेबर की, वो ज्यादा इंक्रीज होती. हाई रेट ऑफ रिटर्न. ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन देयर इज मोर सेविंग एंड हेंस देयर इज हैवी इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज. और प्राइवेट सेक्टर के आने से ज्यादा बचत होती और हैवी इंडस्ट्री में या बड़ी उद्योगों में जो है हैवी इन्वेस्टमेंट हो सकती, तो उसमें पूंजी का इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो सकता था. आर्गुमेंट अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन. ये थे अभी उसके फेवर में. अब प्राइवेट सेक्टर अगर होता तो उसके खिलाफ क्या आर्गुमेंट थे. नंबर 1, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट. प्राइवेट सेक्टर में बेरोजगारी बढ़ती. क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कम मजदूरों से ज्यादा काम लिया जाता है जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ने के ज्यादा चांस थे. दूसरा, इंक्रीज इन प्राइसेस. प्राइवेटाइजेशन आने से सामान के ज्यादा रेट बढ़ते, इंक्रीज, उनके मूल्यों में ज्यादा वृद्धि होती क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अपने फायदे के लिए ही ज्यादा बेनिफिट जो है वो कमाने की कोशिश करता है. तीसरा, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स. वर्कर्स का ज्यादा शोषण होता क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में काम ज्यादा लिया जाता है और वेज या सैलरी जो है वो कम दी जाती है. क्लास स्ट्रगल. इन प्राइवेटाइजेशन
class struggle increases between the industrialist and the workers, और हमारा समाज जो है वो दो भागों में बढ़ता और उनमें तनाव रहता, पूंजीपतियों में, उद्योगपतियों में और वर्कर्स के अंदर, मजदूरों के अंदर। अब आ जाइए बेटा, इसका कंक्लूजन क्या है। प्रेजेंट एज इज एन एगो ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आज वैश्वीकरण का युग है, एंड इट इज वेरी एसेंशियल फॉर इंडिया टू बी ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, और ये जरूरी है कि भारत भी विश्व अर्थव्यवस्था का हिस्सा बने। हेंस इंडिया हैज राइटली अडॉप्ट लिबरलाइजेशन, इसलिए भारत ने उदारवाद या वैश्वीकरण को अडॉप्ट किया है। इन द बिगिनिंग मिक्स्ड इकोनॉमी वाज द बेस्ट, लेकिन जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो उस समय के लिए बहुत अच्छी थी। इवन नाउ denationalization of all the industries is not in the interest of the nation, अगर पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण को समाप्त किया जाए तो वह भी किसी देश के हित में नहीं है। पब्लिक सेक्टर शुड बी modernized and it should not be eliminated completely। पब्लिक सेक्टर जो है वो ज्यादा आधुनिक तरीके से काम कर सकता था, काम करता, और जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए जो है वो अच्छा नहीं था। तो बेटा ये दो क्वेश्चन आज हमने किए हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इनको ध्यान से लर्न भी करोगे और अपनी कॉपी में भी करोगे। थैंक यू।